जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस से जुड़ा हुआ है और इस टॉपिक में आज हम लोग 16 सितंबर से जुड़े हुए न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो आज जानिए कौन सा दिवस है। सबसे पहले तो आज जो है आपको विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस है और इस दिवस को मनाने की घोषणा जो किया था वह आपको यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है इसने 16 सितंबर 1994 को इसकी घोषणा की थी। इसके बाद क्या हुआ था कि पहला विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस जो था वो आपको 16 सितंबर 1995 को मनाया गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न उठेगी कि आखिरकार ये जो ओजोन परत है इसकी जो खोज किया था वह कौन किया था, क्योंकि आपसे यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ओजोन परत की खोज किसने किया था। तो ओजोन परत की जो खोज किया था 1913 ईस्वी में आपको फेबरी चार्ल्स और आपको हेनरी बुसोन ने, ठीक है। तो फेबरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन के द्वारा क्या हुआ था, मिलकर 1913 ईस्वी में ओजोन परत की खोज की गई थी। ओजोन परत हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि यह सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको यह क्या करता है, अवशोषित करता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या होते हैं कि पृथ्वी पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर ओजोन परत में अगर छेद हो जाए तो हम लोग त्वचा के कैंसर से शीघ्र ही क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। अब बात आती है कि आखिरकार ये जो ओजोन गैस है यह है क्या। तो ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली क्या है, एक गैस है। तो याद रखिएगा ओजोन क्या है, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है और यह आपको ज़्यादातर जो पाए जाते हैं वो आपको समताप मंडल में पाए जाते थे। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अब आइए इससे जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण बातें, इसका जो कुछ बैकग्राउंड है इसके बारे में जानते हैं। तो इससे भी पहले क्या हुआ था, यानी कि ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाने से पहले ओजोन परत के संरक्षण को लेकर 1987 ईस्वी में आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था उस पर हस्ताक्षर हुआ था और उस पर हस्ताक्षर करने वाले जो देश थे 45 देश थे। इसके अलावा आपको यूनाइटेड नेशंस था। तो इसमें यह निर्णय लिया गया कि ओजोन परत के जो संरक्षण है, ओजोन परत के जो नष्ट करने वाली जो गैस है उसके उत्सर्जन को क्या करना है, कम करना है। और ओजोन परत को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है वो आपको CFC गैस पहुंचाता है, अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाता है। तो आइए इससे जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे बनेंगे उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। किस वर्ष से मनाया जाता है, 1995 से। ओजोन क्या है, ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली क्या है, एक गैस है और इसकी खोज जो की गई थी वो कब की गई थी, तो आपको 1913 में। यानी कि ये जो ओजोन परत है इसकी खोज कब की गई थी, 1913 में। किसके द्वारा, तो आपको फेबरी चार्ल्स और इसके अलावा हेनरी बुसोन दोनों ने मिलकर इसकी क्या की थी, खोज की थी। अब है कि ये जो विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस है इसको मनाने की घोषणा कौन किया था, तो इसको जो मनाने की घोषणा किया था वह आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एक इकाई है जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसी ने किया था। तो आइए अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में, क्योंकि भारत को इसमें एक और जीत हासिल हुई है। तो आखिरकार ये यूनाइटेड नेशंस है क्या, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था कि विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था और इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो आपको 50 था। और याद रखिएगा कि इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। तो इसके जो 6 प्रमुख अंग है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसके 6 प्रमुख अंग में सबसे पहले आपको याद रखना होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके बाद सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अभी भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एक इकाई है आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसकी जो एक कार्यात्मक आयोग है उसका नाम है आपको कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। इसमें भारत को क्या हुआ है कि एक बड़ी जीत हासिल हुई है और भारत ने चीन को हराकर क्या किया है कि अपना दायित्व जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में पुष्ट किया है। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि ये जो CSW है यानी कि कमीशन ऑन द स्टेटस फॉर वुमेन, इसमें भारत का जो कार्यकाल होगा वह कब तक होगा, तो 2021 से 2025 तक होगा, 4 वर्ष का कार्यकाल होगा। अब है कि ये जो CSW है इसका कार्य क्या होता है, तो यह आपको क्या करता है कि लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण पर क्या करता है, ध्यान देता है। तो आइए इसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए आर्थिक और सामाजिक परिषद में अभी जो सदस्यों की संख्या है वह आपको कितना है, तो 54 है। लेकिन मूल में जो इसमें सदस्यों की संख्या थी वो आपको 18 थी, लेकिन 1965 में बढ़ाकर इसको 27 कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में आर्थिक और सामाजिक परिषद में जो सदस्यों की संख्या कितना है, तो 54 है। आइए अब हम बात करते हैं
एक जो स्पोर्ट्स मैगजीन है फोर्ब्स, ठीक है, तो फोर्ब्स के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाले जो फुटबॉलरों की लिस्ट है वो जारी की गई। तो उसमें जो सबसे पहला नंबर पर आया है वो आपको लियोनेल मेसी आया है। तो याद रखिएगा कि पहले नंबर पे कौन, लियोनेल मेसी, जो कि आपको अर्जेंटीना की तरफ से अपना राष्ट्रीय खेल खेलते हैं। उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है आपको नेमार है जो कि ब्राजील के है। और चौथे नंबर पर जो है किलियन एम्बाप्पे, ठीक है, जो कि आपको फ्रांस का है। और पाँचवें नंबर पर जो है मोहम्मद सलाह है। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखना है कि लियोनेल मेसी का संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध जो है वो आपको अर्जेंटीना से है। वहीं आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध कहाँ से है, तो पुर्तगाल से। नेमार का संबंध कहाँ से है, ब्राजील से है। किलियन एम्बाप्पे का संबंध जो है कहाँ से है, तो वो आपको फ्रांस से है। और वहीं मोहम्मद सलाह का जो संबंध है वो आपको कहाँ से है, तो मिस्र से है। तो ये आपको टॉप 5 खिलाड़ी है जो आपको फुटबॉल के माध्यम से सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए लियोनेल मेसी जो है किस क्लब की ओर से खेलते हैं, तो वो आपको बार्सिलोना की ओर से खेलते हैं। वहीं आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वह आपको जुवेंटस जो कि इटली का एक क्लब है उसके ओर से खेलता है। मोहम्मद सालेह जो है वो आपको लिवरपूल के ओर से खेलता है। तो अब हम बात करते हैं टेनिस रैंकिंग में जो पहला स्थान हासिल किया है महिला खिलाड़ी में वो कौन किया है इसके बारे में, ठीक है। तो टेनिस रैंकिंग 2020 में जो महिला एकल में पहला स्थान हासिल किया है वो आपको एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। वहीं आपको दूसरा स्थान जो हासिल किया है सिमोना हालेप जो कि आपको रोमानिया की है। तीसरा स्थान जो हासिल किया है नाओमी ओसाका जो कि आपको जापान की है। और नाओमी ओसाका जो है अभी हाल फिलहाल चर्चा में इसलिए क्योंकि इन्होंने अभी हाल में ही यूएस ओपन 2020 का खिताब विक्टोरिया अंजारेका को हराकर जीता है। और नाओमी ओसाका का नाम एक और खास रिकॉर्ड हो गया है कि यह एशिया की प्रथम ऐसी खिलाड़ी बन गई है जिनके नाम 3 ग्रैंड स्लैम खिलाफ है, महिला और पुरुष दोनों में, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं फौजी गेम के बारे में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल भारत सरकार के द्वारा क्या हुआ है कि पबजी आपको बंद कर दिया गया। और जानते हैं कि पबजी बंद होने से युवाओं में कितनी ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए क्या हुआ है कि आपको कर्नाटक की एक गेम कंपनी है एनकोर गेम्स, उसके द्वारा फौजी का निर्माण किया गया है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि फौजी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका जो पूर्ण रूप होता है वो आपको फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स होता है। और यह गेम जो है एक एक्शन और रॉयल बैटल गेम है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि फौजी का स्वरूप कैसा है, तो यह एक्शन और रॉयल बैटल गेम है। फौजी का जो निर्माण किया हुआ किस कंपनी ने किया है, तो आपको एनकोर गेम्स ने किया जो कि कर्नाटक की एक कंपनी है। और इसके जो संस्थापक है वो आपको कौन है, तो विशाल गुंडल है। और देखिए फौजी में सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो पहले हमारा पबजी हुआ करता था वो आपको कम से कम 4 GB रैम वाले मोबाइल में खेला जाता था। लेकिन ये फौजी जो है वो आपको 1.5 से लेकर 2 GB के जो मोबाइल होंगे, ठीक है, उसमें भी क्या किया जा सकता है, खेला जा सकता है। यानी कि जिस मोबाइल का रैम क्या होगा, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जिस मोबाइल का अगर 1.5 GB से लेकर 2 GB के बीच भी होगा ना, उसमें भी आपको फौजी गेम जो है खेला जा सकता है। और इसको अभी हाल फिलहाल जो प्रमोट किया है वह हमारे बॉलीवुड के खिलाड़ी आपको अक्षय कुमार ने इसे प्रमोट किया है। और यह गेम जो है आपको क्या हो जाएगा कि अक्टूबर में लॉन्च होने वाली है। और यह आपको गूगल के जो प्ले स्टोर है वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा एप्पल का जो प्ले स्टोर है वहाँ पर भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं राजेश कुमार खुल्लर के बारे में। तो राजेश कुमार खुल्लर को विश्व बैंक में क्या किया गया है कि आपको कार्यकारी निदेशक जो है भारत की ओर से नियुक्त किया गया है। तो आइए यहाँ पर हम जान लेते हैं कि आखिरकार ये जो विश्व बैंक है यह क्या है। तो देखिए विश्व बैंक जो है इसका जो गठन हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। तो विश्व बैंक का गठन आपको 1945 में हुआ था। और इसका जो कार्य था वो क्या था कि जो विकासशील देश है उस विकासशील देश को क्या करना, आगे बढ़ाना। यानी कि जो इसके सदस्य राष्ट्र होते हैं उस सदस्य राष्ट्रों को ये क्या करता है, ऋण प्रदान करता है उसे आगे बढ़ने के लिए एक निश्चित नियम और शर्तों के अनुसार। तो विश्व बैंक का गठन कब हो गया, 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में। और इसके जो भी प्रेसिडेंट है वो कौन है, डेविड मालपास। और इसमें जो भी सदस्य देश है वो कितने हैं, तो 189 है। और इसका जो 189वां देश है वो आपको कौन है, तो वो आपको नौरू है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। आइए अब हम बात करते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में। तो एशियाई विकास बैंक अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि आपको समीर कुमार खड़े को क्या किया गया है कि एशियाई विकास बैंक मनीला में जो है, ठीक है, उसका कार्यकारी निदेशक जो है नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि एशियाई विकास बैंक का गठन कब हुआ था। तो एशियाई विकास बैंक का जो गठन हुआ था वो आपको 1966 में हुआ था। इसका मुख्यालय मनीला में। और मनीला जब भी आए तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान जो है वो भी मनीला में। लेकिन अगर पूछ देगा कि भारत में राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है, तो वो आपको कटक में। कटक कहाँ है, ओडिशा में। चलिए अब हम बात करते हैं एनडीए उम्मीदवार हरिवंश नारायण के बारे में।
तो हरिवंश नारायण दोबारा फिर क्या हुए हैं कि आपको राज्यसभा के उपसभापति जो है आपको नियुक्त किए गए हैं, यानी कि चुने गए हैं। ठीक है, तो ये जो हरिवंश नारायण है, इन्होंने विपक्षी उम्मीदवार जो कि राजद से थे आपको मनोज झा, उनको क्या किया, पराजित किए हैं। तो यहाँ से एक चीज़ आया एनडीए। तो देखिए एनडीए जो है बीजेपी के नेतृत्व में बनने वाली गठबंधन है। ठीक है, तो एनडीए का पूर्ण रूप होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इस एनडीए का गठन हुआ था 1998 में। और देश की जो दूसरी सबसे बड़ी गठबंधन है वह है आपको यूपीए। तो यूपीए का अर्थ होता है आपको यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ठीक है, तो इस यूपीए का जो गठन हुआ था 2004 में हुआ था, और यह कांग्रेस के नेतृत्व में बनने वाली क्या है, गठबंधन है। अब आइए, अब हम बात करते हैं टीसीएस के बारे में, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, तो ये जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, ये आपको 9 लाख का मार्केट कैप हासिल करने वाली भारत की दूसरी कंपनी बनी है। इससे पहले जो था वो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज था, मुकेश अंबानी की कंपनी, लेकिन ये जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, यह 9 लाख का मार्केट कैप हासिल करने वाली दूसरी कंपनी बनी है। तो आइए टीसीएस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है, और इसका गठन 1968 में हुआ था। और अभी जो इसके चेयरमैन है वो आपको नटराजन चंद्रशेखर है। वहीं इसके जो अभी एमडी और सीईओ है वो आपको राजेश गोपीनाथन है। तो आइए इस चीज़ को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले टीसीएस का गठन कब हुआ था, तो आपको 1968 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको मुंबई में। यह किस प्रकार की कंपनी है, तो आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। टीसीएस के जो अभी चेयरमैन है कौन है, तो नटराजन चंद्रशेखर है। यहीं इसके एमडी और सीईओ जो है वो आपको राजेश गोपीनाथन है। यह चर्चा में अभी हाल में क्यों है, क्योंकि यह रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद क्या हुआ है कि आपको 9 लाख का मार्केट कैप हासिल करने वाली भारत की दूसरी कंपनी बनी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।